हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 3। जैसा कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ा है अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, अबाउट फोटोसिंथेसिस, अबाउट न्यूट्रिशन, देयर इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने स्पेशली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा था और हमने लीफ के डायग्राम को भी बहुत अच्छे से समझा था। तो आज हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी 6.1 के साथ। एक्टिविटी 6.1, इन दिस एक्टिविटी वी विल टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स। इस एक्टिविटी में हमें एक ऐसा पौधा चूज़ करना है जिसके पत्ते पर हमें पैचेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, क्रोटॉन्स, जहां हमें हरे रंग के और थोड़े येलोइश कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, और उस पौधे को हमने 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख देना है ताकि पौधा अपना जितना भी स्टार्च एक्यूमुलेट किया हुआ है वो अपने एनर्जी कंजप्शन में यूज़ कर ले। अब हमने पौधे को बाहर निकालना है और 6 आवर्स के लिए सनलाइट के अंदर रख देना है। नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब हमें उस प्लांट में से एक लीफ को प्लक करना है और तोड़कर उसको एक शीट के ऊपर ट्रेस कर लेना है। बेसिकली उसके ग्रीन एरियाज़ को हमने ट्रेस करना है। अब हमने उस पत्ते को एक उबलते हुए पानी में कुछ मिनट के लिए डाल देना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बिकर कंटेनिंग अल्कोहल, और उसके आफ्टर बॉइलिंग हमें उस पत्ते को निकालकर एक अलग सॉल्यूशन में डिप करना है जो कि भरा हुआ है अल्कोहल से। केयरफुली प्लेस द अबव बिकर इन अ वाटर बाथ। हमें बहुत ही सतर्कता से वाटर बाथ में से पत्ते को निकालना है और अल्कोहल के अंदर डिप करके उसको उबालना शुरू कर देना है। व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ। लीफ के कलर में क्या कोई बदलाव आएगा? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कलर में आप क्या चेंजेस देखते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम ये एक्टिविटी लैब में भी परफॉर्म करते हैं और इसका आंसर मैं अभी दे देती हूँ आपको कि जो लीफ का कलर है वो बहुत ही डल हो चुका होगा और जितना भी उसका क्लोरोफिल है वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया होगा। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इसी पत्ते को हमने आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का और उसके अंदर कुछ मिनट्स तक डिप कर देना है। टेक आउट द लीफ एंड ड्रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमें उस पत्ते को बाहर निकालना है आयोडीन सॉल्यूशन से ताकि आयोडीन सॉल्यूशन जो एक्स्ट्रा है वो पत्ते से निकल जाए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ। अब हमें पत्ते को उसकी ट्रेसिंग के सामने रख कर देखना है। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? आपने क्या ऑब्जर्व किया about the presence of starch in the leaf? तो स्टूडेंट्स, आप फिगर 6.2 को देख सकते हैं। यहाँ पर जब हमने ट्रेस किया था जिस पार्ट में ग्रीन कलर दिखाई देता है उस पार्ट का रंग आफ्टर बॉइलिंग देयर इज़ अ ब्लू। इट मीन्स जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसने जहाँ जहाँ स्टार्च प्रेजेंट था उसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर दिया जिसे जो कि दिखने में ब्लूइश कलर है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से अगर हमें किसी भी प्लांट में स्टार्च की प्रेजेंस को पता लगाना है तो हम बेसिकली आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। और इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि आयोडीन सॉल्यूशन जहाँ जहाँ स्टार्च प्रेजेंट होता है वहाँ पर ब्लूइश कलर प्रोवाइड करता है। Now let us study how the plant contains carbon dioxide. अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। छोटी क्लासेस से आप स्टोमेटा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज स्टोमेटा? द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे छिद्र जो पत्ते की सतह पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? द फर्स्ट फंक्शन इज massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. तो स्टोमेटा का पहला फंक्शन है गैशियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली पौधे में अंदर आता है थ्रू स्टोमेटा। तो
स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फोटोसिंथेसिस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्कर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स, लीव्स एज वेल। पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि गैसियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है स्टेम्स में भी, रूट्स में भी एंड लीव्स में भी। तो हमें एक बात नोट करनी है कि लीव्स के अंदर तो स्टोमेटा होते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम्स पर भी हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, पर यहाँ हम उन्हें स्टोमेटा ना कहकर कहते हैं लेंटिसल्स, LENTICLES, लेंटिसल्स। ये स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज करवाने में मदद करते हैं। रूट्स के अंदर स्पेशली कोई ऐसा सेल तो नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन रूट्स के अंदर सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है जो गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करती है। जैसा कि हमने अर्लियर 9th क्लास में पढ़ा था कि डिफ्यूज़न कैन टेक्स प्लेस इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो रूट्स डिफ्यूज़न की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज करती हैं। The second function of the stomata is, since large amount of water can also be lost through this stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो ए लार्ज अमाउंट में जितना, अगर कई बार पौधा ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पानी जाता कहाँ है, तो वो पानी स्टोमेटा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टोमेटा के दो फंक्शन निकल कर आते हैं। वन इज़ gaseous exchange, second is transpiration। and what is transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of vapor। तो students, transpiration is also one of the most important term which is not clarified in this paragraph, but you have write this term in your notebook also। तो students, next one is the guard cell swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open। Similarly, the pore closes if the guard cells shrink। तो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि गार्ड सेल क्या करते हैं, जब पानी अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो ओपन हो जाते हैं ताकि पानी को क्या कर सके, लॉस कर सके इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जब पानी पौधे के अंदर कम हो जाता है तो वो सिकुड़ के बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक प्रक्रिया का पता चलता है, दैट इज़ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो स्टूडेंट्स, कम टू द फिगर 6.3। तो स्टूडेंट्स, इन 6.3 देयर इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको दो बीन शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन बीन शेप्ड सेल्स को हम गार्ड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें सराउंडिंग सेल कहते हैं। तो इन गार्ड सेल्स के बीच में आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है जिसे हम स्टोमेटल पोर के नाम से भी जानते हैं। एज वेल एज गार्ड सेल के अंदर आपको ग्रीन कलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो ए स्ट्रक्चर है वो है ओपन स्टोमेटा एंड बी इज़ क्लोज स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा में आप देख सकते हैं स्टोमेटल पोर बहुत ही नैरो हो चुका है और वो बंद हो चुका है, जबकि ए में आपको वाइडर स्टोमेटल पोर देखने को मिल रहा है जहाँ जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन स्टोमेटा को। तो स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बना लेना, एंड द क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज़ स्टोमेटा, राइट डाउन इट्स फंक्शन, ड्रॉ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। Now students, come to the next activity, that is 6.2। in 6.2 you will take two potted plant। यहाँ पर आपको दो प्लांट्स लेने हैं और वो भी एक जैसे और एक साइज़ के।
तो उनको हमने रख देना है एक अंधेरे कमरे में फॉर 3 डेज़। अब हमने एक ग्लास प्लेट ईच प्लांट नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट एंड प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट याद रखना, यहाँ पर बात हो रही है केमिकल की, दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और ये करता क्या है, इट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या करना है, 2 ग्लास प्लेट बनानी है, 2 ग्लास जार लेने हैं और पौधों पर उल्टे रख देने हैं और उसके एक जार के अंदर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, जबकि अदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट ओनली इन 1 pot in under the 1 glass jar. Cover both plants with separate bell jars. Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that setup is airtight. तो हमने ग्लास जार इस तरीके से रखने हैं कि उसमें से एयर पास ना हो, क्योंकि अगर एयर पास हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पौधों के जार के अंदर चली जाएगी, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों पौधों में को अच्छे से ग्लास जार से ढक देना है और उसको वैसलीन से लगा देनी है ताकि हवा अंदर क्रॉस ना कर पाए। अब कुछ समय बाद उन दोनों पौधों को ग्लास जार से रिमूव कर देना है और उसको 2 घंटे के लिए दोनों पौधों को हमने कहाँ रख देना है, सनलाइट के अंदर। नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। अब हमें दोनों प्लांट से एक लीफ लेनी है और एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। जैसा कि हमने पहली एक्टिविटी में किया था, अब हमने दोनों पौधों में स्टार्च की प्रेजेंस को देखना है। क्या आपको दोनों प्लांट्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च देखने को मिलेगी? द आंसर इज़ नो, बिकॉज एक जो आप अपने बुक के फिगर 6.4 पर जाकर देख भी सकते हैं कि इन फिगर ए आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस को दिखाया हुआ है, बट इन फिगर बी देयर इज़ नो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या देख रहे हैं, फिगर बी में ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पे स्टार्च ज़्यादा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिगर ए। तो कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज इन फिगर ए, इन jar A, potassium hydroxide absorb all the carbon dioxide and so no carbon dioxide is available for photosynthesis, so the growth is not very good in plant A. प्लांट ए के केस में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर ली है और पौधे के लिए कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें यह सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate the sunlight is essential for photosynthesis? तो जो हमने 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है, क्या उस बेस पर हम कह सकते हैं कि सनलाइट एक इम्पोर्टेंट इट इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? यस, सनलाइट इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट एक ऐसी ऊर्जा है जो पौधे को खाना बनाने में मदद करती है और पौधा इस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ्स कैसे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एक्सेट्रा। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस में वाटर को लाने का काम कौन करती है, तो सोइल के कांटेक्ट में बेसिकली रूट्स प्रेजेंट होती हैं और वो सोइल से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। तो स्टूडेंट्स आप ये भी ध्यान रखना कि कुछ मिनरल्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, वो भी सोल से रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और पौधे को पहुंचाया जाता है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है पौधों के लिए, क्योंकि यह पौधे में प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। दिस इज़
टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। जैसे कि आप पढ़ के आ चुके हैं कि नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल है अबाउट 78%, पर पौधे इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, पौधे इसको सोल्ट्स की फॉर्म में लेते हैं, दैट सोल्ट्स आर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हाट आर द नेम द सिंपल फॉर्म विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। or it is taken up as organic compound which have been prepared by the bacteria from atmospheric nitrogen। और हम कह सकते हैं कि यह प्रिपेयर की जाती है बैक्टीरिया के थ्रू, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में जो पौधे को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अबाउट द स्टोमेटा एंड द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नाउ वी कम टू द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते रहना। धन्यवाद।